अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको वेलकम करता हूँ टू द मासूम शाह सीरीज़, जिसमें हम करंटली डिस्कस कर रहे हैं वाई ग्रेट विजन्स, कि ग्रेट विजन्स क्यों होने चाहिए। और आज हमने टाइम बदला था क्योंकि सुबह नींद आ रही थी मुझे। तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ़ यू कि आपने मुझे इजाज़त दी टाइम बदलने की। अब थोड़ा सा मैं रेस्टेड हूँ तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बात रख सकूँगा आपके सामने, क्योंकि बहुत ही अहम डिस्कशन है, बहुत अहम डिस्कशन है। यानी ये जो डिस्कशन अभी होने वाली है ख़वातीन व हज़रात, दिस कैन कम्प्लीटली चेंज योर लाइफ। यानी इस रमज़ान के बाद यू माइट फाइंड अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन इन द मिरर। अब शीशे में देखेंगे तो कोई बिल्कुल मुख्तलिफ मर्द या औरत आपको नज़र आएंगे। इस बात का इम्कान है, और जो हमारी ज़िंदगी का निचोड़ है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जनाब, ओके, अब शुरू करते हैं। तो हमने ये कहा था, मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर आप लोगों को? हम ये आर्गुमेंट बिल्ड कर रहे हैं कि वाई ग्रेट विजन्स, यानी ग्रेट विजन्स क्यों होना चाहिए। तो कल हमने ये डिस्कस किया था कि ज़्यादा अजर होता है। अगर आपने बड़ा विजन बनाया, उसके लिए कोशिश की, मेहनत की, नहीं कर सके, अजर वही मिलेगा जितना बड़ा विजन था। आपने पूरे दुनिया का सोच कर विजन बनाया और उस पर अपना दम लगाया और दुनिया तक नहीं पहुंच सके, चंद लोगों तक पहुंच पाए, आपको अजर पूरी दुनिया में उस काम के करने का मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कुरान हदीस इस बात पर गवाह हैं। और मैंने भी जो है वो उलमाए कराम से इस बारे में कंफर्मेशन लिया है, डिस्कशन कर चुका हूँ, और कल हमने अहादीस वगैरह भी आपसे शेयर की थी। दूसरा जो रीज़न है, इट्स ए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, कि भाई आप छोटा सोचेंगे, पॉसिबल नहीं है कि बड़ा मिले, बहुत मुश्किल है। आप बड़ा सोचेंगे तो देयर इज़ a chance that you might get it। शेर आ रहा था, आप शेर का शिकार भी कर सकते थे, आप खरगोश का शिकार भी कर सकते थे। अगर आपने खरगोश की तरफ निशाना लगाया तो खरगोश तो शायद मिल जाएगा, शेर का शिकार नहीं होगा, हो नहीं सकता ना। आपने उस तरफ निशाना ही नहीं बांधा। ये कैसे हुआ कि आपने खरगोश का निशाना बांधा और ऐसा चांस हुआ कि वो बुलेट शेर की तरफ चला गया? ये बहुत ही मुश्किल है। आपने शेर की तरफ निशाना किया तो शायद ना लगे, लेकिन शायद लग जाए, इसलिए आपने निशाना उस तरफ किया था। इफ़ यू डोंट शूट, इट्स 100% मिस। फॉर गॉड सेक शूट। अगर आपने उसकी तरफ शूट ही नहीं किया तो 100% मिस तो होने ही होना है। लेकिन अगर आपने उस तरफ एम किया और फायर किया तो चांस है कि लग गया। मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ना देता हूँ, ना मेरा कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ है, तो प्लीज़ मुझे आप उससे वो रखें।
मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे मेयर होते थे, तो वो आते हैं हमारे पास थोड़ा सा एडवाइस लेने, एंड आई रिस्पेक्ट हिम एंड आई थिंक इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन माशाल्लाह। और चंद महीने से वो आ रहे हैं, तो उन्हें मैंने शुरू में कह दिया था कि मुस्तफ़ा भाई मेरा तो पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ नहीं है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा जैसे जो भी बेहतर एडवाइस होगी, लेकिन मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो माशाल्लाह ही सो मैच्योर कि इस 3-4 महीने के वेरी क्लोज इंटरेक्शन में कभी एक दफ़ा नहीं कहा उन्होंने कि सुलेमान भाई आप मेरी पार्टी ज्वाइन कर लें, PSP। ना उन्होंने कहा ना हमने कहा कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इसलिए पहले से कह रहा हूँ कि प्लीज़ कोई अगर मैं ऐसे बात कहता हूँ किसी पॉलिटिशियन के बारे में, तो मैं उससे कोई लेसन ड्रॉ करने के बारे में कहता हूँ। मैं पर्सनली समझता हूँ कि हो सकता है कि इमरान खान साहब को ये अंदाज़ा हो कि यार ये मुश्किल है, मैं शायद इलेक्शन नहीं जीत सकूँगा, लेकिन कम अज़ कम शायद ना जीत सकूँ, लेकिन मैं इतना प्रेशर डालूँगा, इतना न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करूँगा कि करप्शन जो है ना वो एजेंडा पे आ जाएगी, नेशनल एजेंडा पे। कम से कम ये तो कर लूँगा ना। एंड इफ़ यू डोंट शूट इट्स 100% मिस, कोशिश करूँगा शायद हो ही जाए। आई पर्सनली थिंक मे बी दिस वॉज वॉट वॉज गोइंग ऑन इन हिज माइंड इफ़ आई पुट माई सेल्फ इन हिज शूज़। जो कोशिश की, लोग भी कहते हैं मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अल्लाह का निज़ाम हुआ कि हो गया। हो गया। अब बहुत से कामों में से एक काम उन्होंने ये किया कि वो अर्तुगरुल सीरीज ऑन करवा दी, जो कि हो सकता है कि और प्राइम मिनिस्टर्स कंफर्टेबल नहीं होते इस सीरीज़ को एयर करने में, उन्होंने ये करवा दिया। चलो, अब सही किया गलत किया मैं इस पर जज नहीं करना चाहता, लेकिन कहने का बस ये था कि he made it, and then he is taking decisions which he feels are strategic decisions. अब चूँकि मेरा बहुत से ममालिक का सफ़र है, तो मैं नहीं समझता कि बहुत से रूलर्स, मुस्लिम वर्ल्ड के रूलर्स वुड बी कंफर्टेबल विद दिस सीरीज़। ये तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम करेगी ये इस्लामिक सेंटिमेंट्स को, तो बहुत से लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे। लेकिन जो है इमरान खान साहब जो है ना, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, वो इससे कंफर्टेबल है। चलो, इफ यू डोंट शूट इट्स 100% मिस। दिस इज नंबर 2। नंबर 3, जितना पावरफुल विजन आप बनाएंगे उतना ज़्यादा आपकी डेवलपमेंट होगी। दिस गोज विदाउट सेइंग। जब हम बॉस्निया भी चले गए, चेचनिया चले गए, 6 जंगों में जाने के बाद, रगड़े खाने के बाद, मुसीबतें उठाने के बाद, पूरी दुनिया में जो है वो मारे मारे फिरने के बाद, नॉट टू से दैट आई एम सैड अबाउट इट, ये तो अल्लाह का एहसान है, ये तो अल्लाह का फजल है। जेलें काटने के बाद जब हम घूमते हुए पाकिस्तान पहुँचे और फिर यहाँ टाइम लेंडर सेटअप हो गया, उसमें काम शुरू हो गया, उसमें भी चंद साल गुजर गए।
तो किसी ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, अब मैं याद नहीं किसी ने पूछा, ये कोई डिस्कशन हुई, मैं भूल रहा हूँ, अल्लाह में माफ़ करे, कोई ऐसी बात हुई कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन सुलेमान अहमद साहब दैट यू कैन मेक टू दिस वर्ल्ड। और मेरा जवाब ये था, हैदर गज़नवी साहब, that the greatest contribution that I can make to this world is to improve myself. That is the greatest contribution I can make to this world, is to improve myself. उसके बाद जितनी चीज़ें हैं वो उसके बाद आती हैं, और ये हमने चोटें खाकर सीखा। काश जब मैं 16, 17, 18, 19 साल का था, कोई ये बात मुझे समझा देता बड़े अच्छी तरीक़े से कि सुलेमान साहब, आप अपनी डेवलपमेंट को सबसे आगे रखो यार, आप अपनी मैच्योरिटी को ऊपर लेके जाओ यार, आप अपने कोर को डेवलप कीजिए, आप अपने कॉम्पिटेंस को डेवलप कीजिए, आप अपने कैरेक्टर को डेवलप कीजिए। जितना ज़्यादा आप ये कर लेंगे सुलेमान अहमद साहब, उसी के प्रोपोर्शनेट आप कुछ कर सकेंगे। अगर आप दुनिया भर में भागना शुरू कर दिया आपने, और आपने अपने आप को भुला दिया, इट्स ओवर, इट्स नॉट सस्टेनेबल। अब ये टॉक्स हो रही है, अब क्या हो रहा है कि वो रिसर्च करनी पड़ रही है, इसलिए कि ये टॉक्स तो उलमा कराम भी देख रहे हैं, ये तो इंटेलेक्चुअल्स भी देख रहे हैं, ये तो बच्चे भी देख रहे हैं, ख़वातीन भी देख रही हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला देख रहे हैं। एक लफ्ज़ आगे पीछे हो गया तो क्या होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है? चलें, जब हम कम उम्र थे तो कोई ना कोई हमें एक्सक्यूज़ मिल सकता था ना, लेकिन अब जो है वो मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब फरमा रहे हैं तक़ी उस्मानी साहब को कि देखो, ख्याल रखना कि जो बात कहो इस तरह कहो कि अगर कोर्ट में डिफेंड करना पड़े तो आप डिफेंड कर सकें, और अगर दुनिया के किसी अदालत में अपने हर लफ्ज़ को डिफेंड ना भी करना पड़े तो आखिर में तो डिफेंड करना पड़ेगा ना। अब ये सिनेरियो है तो रिसर्च तो करनी पड़ेगी, मालूम करना पड़ेगा भाई। अब हो क्या रहा है कि इस रिसर्च के चक्कर में हमारी अपनी डेवलपमेंट हो रही है। मैंने बहुत सुना है मौलाना इलियास रहमतुल्लाह के बारे में, ख़ुद तबलीगी जमात के अंदर आता जाता रहा हूँ जब मैं स्टूडेंट था, लेकिन कभी रिसर्च नहीं की कि कौन थे मौलाना इलियास। अब किताब निकालनी पड़ी है, समझे ना, वो किताब उन पे लिखी है मौलाना अबुल हसन अली नदवी ने। किस पे लिखी है? मौलाना इलियास पे। और मौलाना अबुल हसन अली नदवी जिस पाए के आलिम हैं, इसके बारे में तो वही समझता है जो इल्म वाला है। द लेवल ऑफ स्कॉलरशिप इज़ अनबिलीवेबल। उन्होंने किताब लिखी है उनके ऊपर, और उस किताब के 2 फॉरवर्ड्स हैं। एक फॉरवर्ड लिखा है सैयद सुलेमान नदवी, मौलाना सैयद सुलेमान नदवी साहब ने, जो जिस लेवल के वो स्कॉलर हैं वो भी आप और हम सोच नहीं सकते, सीरतुन नबी लिखने वाले। और दूसरा फॉरवर्ड जो है ना, वो लिखा है मौलाना मंजूर नमानी साहब ने। मौलाना मंजूर नमानी साहब जिस लेवल का शख्स है, माय गॉड। आप मुझे बताएं कि जिस किताब को के लिखने में ये 3 लोग इन्वॉल्व हों तो किस लेवल की वो किताब होगी, और किस लेवल का वो शख्स होगा जिसके ऊपर ये 3 इतने बड़े लोग कलम उठा रहे होंगे।
और मैं सोच रहा हूँ कि कितनी बड़ी महरूमी है कि यार हमें पता ही था। तो खैर, औरों को फ़ायदा हो या ना हो, मेरा तो फ़ायदा होना शुरू हो गया है। जितना पावरफुल विजन होगा उतना ज़्यादा आप डेवलप होंगे। दो एग्जांपल्स, ट्रैकिंग होती है ना, ट्रैकिंग, पहाड़ों में ट्रैकिंग में और क्लाइंबिंग में फ़र्क है। तो ट्रैक ये होता है यूजुअली कि आप चलते हैं और आप किसी पहाड़ के बेस कैंप तक पहुंचते हैं। बेस कैंप जो है वो पॉइंट होता है जिसके बाद आप क्लाइंब करते हैं पहाड़ को। चूँकि ट्रैकिंग मेरी हॉबी है तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास मल्टीपल वो हैं, पहाड़ हैं, जिसमें एक का नाम है नांगा पर्वत, और एक का नाम है केटू। तो नांगा पर्वत का भी एक ट्रैक है और केटू का भी एक ट्रैक है। केटू का ट्रैक जो है वो तकरीबन 7 से 8 दिन का ट्रैक है, यानी जब आप केटू के बेस कैंप तक पहुंचते हैं 7 to 8 days। जबकि नांगा पर्वत का जो ट्रैक है वो तकरीबन 1.5 दिन में पहुंच जाते हैं आप, और 1.5 तो दो पहाड़ हैं, एक का ट्रैक 7 से 8 दिन, एक का ट्रैक तकरीबन 1.5 से 2 दिन। अब आप फैसला करते हैं कि यार मैं नांगा पर्वत का ट्रैक करूं या मैं केटू का ट्रैक करूं। अगर आपने नांगा पर्वत का ट्रैक किया तो आपकी एक लेवल की डेवलपमेंट होगी, आपने केटू का ट्रैक किया तो आपकी अनदर लेवल ऑफ डेवलपमेंट होगी। क्योंकि आपको हार्डशिप्स मिलेंगी, आपकी लर्निंग होगी, आप सीखेंगे। अब आप चूज कर लें। तो एक दफ़ा हम गए नांगा पर्वत के ट्रैक पे, तो हमारी एक एहलिया साथ थी। तो वो हुआ ये कि मिसकैलकुलेशन हो गया। वो ये समझ रही थी कि वो कर लेंगी इतना, और वो कन्विंस करती रही मुझे कि मैं कर लूँगी, मैं आपसे 10 साल छोटी हूँ, मैं यंग हूँ। मैं कहा ठीक है कर लेंगी, लेकिन वो बीच में नहीं कर पाई और रुक गई। अब वो अजीब परेशानी, वापस जा नहीं सकते। मैं कहा मैं वापस तो नहीं जाऊँगा, इसलिए कि इतनी दूर पहुँचे भाई, 1 दिन रह गया सिर्फ। तो उन्होंने कहा भाई छोड़ देंगे, एक था जगह, छोटा सा कैंप था, उनका यहीं छोड़ दें। यहाँ छोड़ना मुनासिब नहीं है, सेफ़ नहीं है। आप मुझे छोड़ दीजिए, आप चले जाइए। मैं ये भी नहीं हो सकता, आपको छोड़ भी नहीं सकते, वापस जाऊंगा भी नहीं, क्या करें। तो सोचते रहे तो ख्याल आया कि घोड़ों का अगर बंदोबस्त किया जाए। तो फिर एक साहब को लिया, फिर पीछे में गया ट्रैक करके, वहाँ एक गांव था, वहाँ उनके पास घोड़े थे, उनके अपने इस्तेमाल के। वहाँ से 2 घोड़े लिए, एक आदमी को लिया, फिर वापस वहाँ आया जहाँ बेचारी बेगम हमारी परेशान बैठी थी। उनसे कहा भैया घोड़े पे तो चढ़ सकते हैं ना, घोड़े पे चढ़ जाए आप। एक घोड़े को उस आदमी ने संभाला, एक घोड़े को हमने खुद संभाला, और तकरीबन 2 दिन आई वॉज ऑन हॉर्स बैक। अच्छा, पहले हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से भी ज़िंदगी गुजर सकती है कि घोड़े पे रहना। देखिए वो भी एक एक्सपीरियंस था कि 2 दिन घोड़े पे रहो भाई। और फिर उस घोड़ों पे हम वी वेंट टू बेयाल एंड बियॉन्ड, जो बेस कैंप है। तो ये एक्सपीरियंस हो गया ना। अब ये हमेशा रहेगा एक्सपीरियंस। खुदा ना खाते कभी ज़रूरत पड़े फिर घोड़े के ऊपर चढ़ के पूरा पूरे दिन गुजारने की, तो गुजार लेंगे इंशाल्लाह। इसलिए एक दफ़ा एक्सपीरियंस हो गया। तो ये एग्जाम्पल है। इसी तरह से अक्सर लोगों को पता है कि मैं स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं स्विमिंग का मेरी हॉबी है स्विमिंग। मैं स्विमिंग सिखाता हूँ एज अ हॉबी। अब
आप कहेंगे तो मैं आपको स्विमिंग पूल में स्विमिंग सिखा सकता हूँ, आप कहेंगे तो मैं आपको डीप सी में स्विमिंग सिखा सकता हूँ। आई कैन टेक यू इनटू द डीप सी एंड आई कैन टीच यू हाउ टू स्विम इन द सी। अब आप कहते हैं जी मैं तो स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखूंगा, तो ठीक है, उस अगर वहाँ सीखेंगे तो एक लेवल की डेवलपमेंट होगी। अगर आप समंदर में सीखने की कोशिश करेंगे, उसके अनदर लेवल ऑफ डेवलपमेंट होगी। अब आप चूज कर लेना कौन सा करना है आपने। समंदर में आप करेंगे तो यू विल हैव टू लर्न, यू विल हैव टू डेवलप करेज, यू हैव टू बी रेडी फॉर एक्सीडेंट्स। में भी कुछ हो भी सकता है, क्रैम्प भी पड़ सकता है, करंट्स भी आ सकते हैं, करंट्स में फंस सकते हैं, अल्लाह ना करे कोई जेलीफिश कोई इस तरह से हो सकता है। एक दफ़ा मैं स्विमिंग कर रहा था ऑफ दुबई, वहाँ वो है क्या कहते हैं, पाम जो है ना, पाम दुबई है, पाम जुमेरा कहते हैं। तो इस तरह से वो पाम बना हुआ है, उसके फ्रंट्स हैं, वहाँ घर हैं, और इस तरह से एक समय आर्क है, उसमें होटल्स हैं। तो हमारे दोस्त का फ्रंट में घर था, तो तो कोई बात थी, चीत हुई, तो टेनिस खेलते हैं, तो हम गए एक होटल में, टेनिस खेला। जब वापस निकलने लगे तो मैंने देखा कि वहाँ से ना वो नज़र आ रहा था, फ्रंट नज़र आ रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि यार यूँ घूम के जाएंगे गाड़ी में? कह रहे हाँ ऐसे, और कैसे जाएंगे? मैं ऐसा क्यों नहीं करते कि हम स्विम करें अक्रॉस? उसने कहा अक्रॉस स्विमिंग, वो कैसे? मैं कहा पानी है ना, समंदर ये तो है, क्या है? तो अगर, उसने कहा सुलेमान दिस मे बी, ये तो कोई किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस बनेगा ना। तो मैं कहा तो क्या हो गया, 1.5 ही किलोमीटर तो है ना। और थे बेचारे ब्रिटिश पाकिस्तानी थे, तो कहने लगे कि लेकिन ये तो, मैं कहा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, स्विमिंग आती है आपको? कहने लगे हाँ आती तो है। कहने मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं है। मैं कहा कर लेते ना, कोई मसला थोड़ी है, और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो वापस आ जाएंगे। और मैंने कहा यार आपको तो ऐसे शर्म करनी चाहिए, आप तो मुझसे 4 साल 5 साल छोटे हो यार, आप घबरा रहे हो। अच्छा, उनको हमने थोड़ा सा एक्साइट कर दिया। कह रहे अच्छा ठीक है। मैं कहा देखो कोई मसला हुआ वापस आ जाएंगे, हाँ ठीक है चले। तो कहने लगे कि यहाँ कोई रोकेगा तो नहीं। मैं क्यों कोई रोकेगा यार, आप कोई काम, गलत काम तो कर नहीं रहे ना, आप तैर रहे। खैर मैंने भी ये सोचा था कि कोई ज़्यादा मसला हुआ तो वापस आ जाएंगे। खैर हमने शुरू किया स्विम करना। उनको तो एक्सपीरियंस नहीं था ज़्यादा, लेकिन चले हमें तो था एक्सपीरियंस। तो हुआ ये कि जब हम थोड़ा सा आगे गए, मे बी 100 फीट और 100 मीटर्स या 200 मीटर्स, 150 मीटर समथिंग लाइक दिस, तो मैंने सेंस किया कि यार ये सही नहीं है अभी, क्योंकि ये शाम का टाइम है, बहुत स्ट्रॉन्ग करंट्स मैंने फील किए। तो मैंने कहा यार ये सही नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग करंट्स हैं, मेरा तो फिर भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, इनका है नहीं, अल्लाह ना करे खुदा ना खासा कुछ हो गया। तो मैंने जैसे ही उनकी तरफ मतलब देखने की कोशिश की कि उन्हें वापस बुलाऊं, तो पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हुआ कि वो कोई करंट आया एंड ही जस्ट, आई कुड नॉट सी हिम, वो थोड़ा आगे की तरफ निकल गए। अब मैं परेशान कि यार ये तो आगे निकल गए मिट्ठू, अब मैं चला जाऊँ वापस, ये आगे फंस जाए, तो वापस तो जा नहीं सकते, इसको पीछे जाके इसको वापस लेके आऊँ। अब मैं पूरी कोशिश करूँ तो वो और उस तरफ जा रहे हैं आगे आगे। तो फिर क्या हुआ, बस करना पड़ा। अब जो मैं मिसाल दे रहा हूँ ये था कि अब हुआ ये कि करंट्स हैवी हो गए, तो स्विमिंग तो कंटिन्यूसली हम करते रहे, और मैं दुआएं भी करता है कि अल्लाह इनको कुछ हो ना जाए। तो मुझे फील हुआ कि एक कोई बड़ी मछली जो है ना वो टच करके गुजरी।
और आप सोच सकते हैं कि उससे दिल में क्या ख्याल नहीं आया होगा। जान निकल गई मेरी तो। मैं कहा मछली है, शार्क है, क्या है, गुजर तो गई, घूम के आ जाए। वो मिल नहीं रहे हैं हजरत, हम करंट्स में हैं, और जो करंट्स आना शुरू होते हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी फोकस्ड कि भाई आप ड्रिफ्ट किस तरफ कर रहे हैं, किस तरफ नहीं कर रहे हैं। खैर घंटा लगा, शायद घंटा सवा घंटा लगा, पहुंच गए उस तरफ, शुक्र है वो भी साहब पहुंच गए। उसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि ऐसे कामों में किसी और को नहीं लेके जाना चाहिए, लेकिन लर्निंग हो गई। तो तीसरा पॉइंट क्या था कि जितना बड़ा विजन आप डेवलप करेंगे उतना ज़्यादा आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी। आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी क्या सुन्नत थी। So brother Fahad Bazari, what was the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam regarding picking up bigger visions in life? हुजूर की सुन्नत क्या थी? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे विजन उठा रहे थे या बड़े विजन उठा रहे थे? छोटे काम उठा रहे थे या बड़े काम उठा रहे थे? बात असल में ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो ऑप्शन ही नहीं था। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमीन के लिए रहमत बनाया। पूरे आलम के लिए नबी बनाया ना। अल्लाह ताला ने तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चॉइस दी नहीं, ही हैड नो चॉइस। तो हुजूर की सुन्नत ही बड़े विजन्स वाली है ना। जब मैं लव से पढ़ा रहा था तो डॉक्टर ज़ीशान, उस ज़माने में वहीं होते थे डॉक्टर ज़ीशान जो आजकल KSBL के डीन हैं, तो उन्होंने मुझे समझाया कि सुलेमान भाई का ख्याल रखें, डोज हल्का रखें यार, यहाँ हर तरह के बच्चे हैं, रिलीजियस भी हैं, सेक्युलर भी हैं, एथियस्ट भी हैं। तो मैं कहा ठीक है ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं इनको प्रोजेक्ट तो देना मैंने सेमेस्टर का, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट दे दें कि ऑटोमेटिकली इनको डोज लगे। तो हमारे पास ना क्लास में एक ग्रुप था, क्योंकि स्टूडेंट्स खुद अपना ग्रुप बना देते हैं 3-4 स्टूडेंट्स का कि जी हम प्रोजेक्ट 4 साथ करेंगे। तो थोड़ा सा क्यूट सा, सेक्युलर सा, प्यारा सा ग्रुप था, 4-5 लड़के लड़कियों का। मैं कहा कि इनको क्या देना चाहिए, तो उनको मैंने प्रोजेक्ट दिया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खतूत लिखे थे फरमा रवाओं को, कबाइल के बड़ों को, बादशाहों को, वो खतूत जमा करो और उन लेटर से, खतूत से गैस करो, सो नॉट गैस बल्कि डिड्यूस करो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विजन क्या था। अब वो लग गए बच्चे माशाल्लाह, और 2 महीने तो थे उनके पास इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। इस लाइब्रेरी से निकाला, उस लाइब्रेरी से निकाला, और बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट उन्होंने किया, बड़ी लर्निंग मेरी हो गई। उसमें एक ख़त उन्होंने निकाला जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बादशाह को या ट्राइबल हेड को ख़त लिखा और फरमाया कि तुम कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, और अगर तुम कलमा नहीं पढ़ोगे तो इस बात से ख़बरदार रहना कि मेरा दीन हर उस जगह पर पहुंचेगा जहां ऊंट की और घोड़े की रसाई है। और हमने तो देख लिया अपने एक्सपीरियंसेस में भाई, हमने तो अपनी आंखों से ऊंटों को सहराओं के डेप्थ में जाते हुए देखा है।
और हमने अपने हाथों से उस घोड़े को, जिस पे मैं था 2 दिन, वो चलता गया चलता गया चलता गया, यहाँ तक कि हम ब्याल कैंप तक पहुँचे, हम और हमारी बेगम साहिबा, और हमने फिर अगला स्टेप उठाया। तो वो जो ग्लेशियर था ना, यानी नांगा पर्वत के ग्लेशियर की एज तक लेके गया वो घोड़ा, और ग्लेशियर पे वो रुका है, वहाँ पे नहीं जा रहा था। यानी जहाँ इंसान रह सकता है, द लिमिट पहाड़ों की, वहाँ तक वो उसने पहुँचाया। हुजूर फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जहाँ ऊँट की और घोड़ी की रसाई है, वहाँ तक मेरा दीन पहुँचेगा। तो हुजूर का इतना बड़ा विजन था। तो अगर कोई आदमी कहता है कि भाई हुजूर की सुन्नत पे अमल करना चाहिए, तो भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो बड़े विजन्स हैं। हुजूर की सुन्नत छोटे विजन्स नहीं है। इसलिए कि जो शख्स छोटा विजन उठाता है, ही मेक्स ए स्टेटमेंट that I do not even have the courage to think big. And somebody who makes that statement is not worthy of the respect that men should have. ये तो इसमें कोई मसला नहीं है ना। ये एक नेचुरल सी चीज़ है। आप उस आदमी को रिस्पेक्ट ज़्यादा करेंगे ना जो ज़्यादा करेजियस होगा, जो ज़्यादा, जिसके अंदर एक सोच होगी, जो बड़ा सोचता होगा, उसकी ज़्यादा इज्जत करते हैं लोग। ये कैसे मुमकिन है कि अंबिया की कोई ऐसा एट्रीब्यूट हो जिसकी वजह से लोग उनकी रिस्पेक्ट ना करें? हमने तो वॉर्स में अपनी जवानी काटी है। जंगों में दुश्मन की रिस्पेक्ट करता है अगर वो ब्रेव और करेजियस होता है। छोटे विजन्स को उठाना और उन्हें मुकम्मल कर लेने से ज़्यादा बेहतर है कि बड़े विजन्स को सोच कर, कोशिश कर कर फेल हो जाना। इज़ ऑनरेबल टू फेल pursuing something great than to succeed in something small. पूरी तारीख इसमें लिखी हुई है यार, पूरी तारीख ही है, तारीख। चूहे का शिकार करके जीतना और फिर मैं जीत गया, इससे तो बेहतर था कि शेर के शिकार में मारे जाते। भाई तारीख ये लिखी जाती कि हाँ जनाब मासूम शाह की बात तो मासूम शाह पे जानी है ना अभी, कि मासूम शाह ने क्या अपना विजन बनाना है। ये सारी बात तो मासूम शाह को समझाना है ना, कि बेहतर है कि मासूम शाह साहब के बारे में तारीख लिखी जाए कि मासूम शाह शेर का शिकार करते हुए शिकार होके जाँ बहक हो गए, दाई अजल को लब्बैक कहा मासूम ने। ये बेहतर है कि चूहे मारते मारते जो है वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बेहतरीन चूहा मार। और इसका ख्याल रखिएगा कि शील्ड्स मिल जाएंगी, चूहे मार मार कर। तो इन शील्ड्स के ऊपर ना जाइएगा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो पावरफुल विजन्स थे। यानी जो आदमी सोच, यानी जो शख्स हुजूर की ज़िंदगी को देखे ना, देखता है, तो वो मुतासिर हुए बगैर रह ही नहीं सकता। वाह,
आगे मुझको कोई आगे कहे मैं तो टब में स्विमिंग करता हूँ, मैं तो टब में स्विमिंग करता हूँ, तो मैं कहूँगा अच्छी बातें करते हो यार, बट आई विल नॉट बी इम्प्रेस्ड। हाँ, कोई आदमी मुझको आगे कहे पता है मैं आई स्वैम फ्रॉम और मारा टू पसनी, तो मैं यूं खड़ा हो जाऊंगा ऐसे, अच्छा और मारा से पसनी स्विम किया तुमने, आई विल रिस्पेक्ट हिम एज अ स्विमर। आई अंडरस्टैंड दैट्स नॉट समथिंग इजी, वो अच्छा खासा रफ पानी है यार। वो एक दफ़ा मैं एक जगह गया, वहाँ कोई तकरीर हो रही थी, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, इट्स वेरी शॉर्ट। तो साथ में ना मेरे एक साहब बैठे थे, ऐसे तारुफ हो गया तो पता चला कि वो ब्रिगेडियर हैं पाकिस्तान आर्मी के, और वो भी जो है ना मतलब उसके थे, आर्टिलरी के थे शायद, यानी फाइटिंग आर्म्स से थे। तो कुछ उन्होंने इसका कमेंट कहा, कौन है आप, तारुफ। मेरे दिल में एक दिन एकदम ख्याल आया कि मुझे चाहिए कि ना इनको एक झटका लगाओ, तो बिल्कुल दोस्ती हो जाएगी। तो उन्होंने मुझसे कुछ पूछा कि आपने कोई बात कही, कमेंट कहा, तो आप वेयर डू यू लर्न दिस फ्रॉम, इस तरह से कुछ कहा। तो एक छोटे पर्चे में लिखा कि मैंने ये सीखा है बिकॉज I spent time in the prison of अब्दुल रशीद दोस्तम, ये लिख के पर्चा दे दिया। You will not believe कि वो पर्चा उन्होंने देखा है ना ऐसे, मैं पलट के देखा और कहने लगे कि मुझे आपसे बात करनी, और जैसे वो तकरीर ख़त्म हुई भाई वो तो मेरे पीछे पड़ गए, नहीं आप आएँ, आप मुझसे मिलें, और आई नीड टू मीट विद यू, फिर घर पे खाने बुलाया। भाई क्या हो गया, एक सेंटेंस, इसलिए कि वो आर्मी के आदमी, उनको पता है कि अब्दुल रशीद दोस्तम कौन थे और क्या था, सारी कहानी उनको मालूम। तो कहने का मतलब ये है कि हम इंस्पायर उन लोगों से होते हैं जिनके पावरफुल विजन होते हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पावरफुल विजन है। अब एक बहुत क्रिटिकल डिस्कशन है जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, विल टेक फ्यू मिनट्स, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि 3 टर्म्स हैं जो हमें समझनी चाहिए। 3 टर्म्स हैं, 3 पेयर्स हैं टर्म्स के। एक है फतवा और तकवा, दूसरा पेयर है टर्म्स का हुदूद शरीयत और मिजाज शरीयत, तीसरा है रुखसत और आज़ीमत। ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूं। एक को हम कहते हैं फतवा और सामने आता है तकवा। दूसरा हमने क्या कहा था बसाला साहब, हुदूद शरीयत और मिजाज शरीयत। और तीसरा है रुखसत
और अजीमत। पता नहीं ये फ्लिप हो रहा होगा, आई एम सॉरी। हाँ शुक्रिया उबैद, आप लिख रहे हैं उबैद बिन फिरोज़। ठीक है, फतवा, तक़वा, हुदूद शरीयत, मिजाज शरीयत, रुखसत और अजीमत। फतवा और तक़वे के दरमियान क्या फ़र्क है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम्पल से। एक आलिम दीन थे, उनका शागिर्द था, वो दोनों सफ़र कर रहे थे। जो शागिर्द थे उनके कपड़ों पर थोड़ी निजासत गिर गई, थोड़ी सी निजासत। उन्होंने अपने उस्ताद से कहा कि निजासत गिर गई है, क्या इसमें नमाज हो सकती है? तो उन्होंने फरमाया दिखाओ। दिखाया तो बहुत थोड़ी सी थी, कहाँ नमाज हो सकती है। शागिर्द ने नमाज पढ़ ली, आगे चले थोड़ा और, तो उनके कपड़ों में थोड़ी निजासत गिरी। तो जो आलिम दीन थे वो गए, उन्होंने कपड़े धोए और कपड़े धोने के बाद नमाज पढ़ी। तो शागिर्द ने कहा कि मैंने आपसे पूछा था कि नमाज हो जाती है, तो आपने कहा था हो जाती है, तो आपने क्यों कपड़े धोए? तो उन्होंने फरमाया कि जो तुम्हें मैंने कहा था वो फतवा था, और जो मैंने किया है वो तक़वा है। इसलिए कि फतवा तो ये कहता है ठीक है हो जाएगी, लेकिन इतने बड़े बादशाह के सामने जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, खड़े होने अल्लाह के सामने, अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं लगता। ये तक़वा है ना, फतवा, तक़वा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तक़वा ये है कि इंसान हराम के डर से, ऐसी चीज़ों से भी अपने आप को रोक ले जो हलाल हैं। ये तक़वा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आप जब अपने जानवरों को ग्रेज़ करें, चराएं, तो अपने ही ज़मीन के एज पर मत करें, इसलिए कि इस बात का अंदेशा है कि जानवर उस तरफ चला जाए। आप एक फ़ासला रख के करें। अब एज पे तो कर सकते हैं, फतवा तो कहेगा कर सकते हैं, आपकी ज़मीन है, लेकिन बी केयरफुल, मत जाएं उस तरफ, दूर रहें। इस बात का अंदेशा है कि आप उधर चले जाएंगे। ये तक़वा है। फतवा, तक़वा, हुदूद शरीयत, मिजाज शरीयत का फ़र्क ये है कि ये मिलते जुलते अल्फाज हैं सारे। आपके पास 1 अरब रुपए हैं, ठीक है, तो खुज़ैमा उमैर साहब के पास 1 अरब रुपए हैं। अगर ये 2.5 करोड़ रुपए ज़कात में दे दें तो ये हुदूद शरीयत हैं, मसला हल हो चुका है। अब आपसे कोई सवाल नहीं होगा, ना दुनिया में होगा और ना आखिरत में होगा। ये हुदूद शरीयत, शरीयत के हद है। लेकिन एक है मिजाज शरीयत। मिजाज शरीयत मतलब ये है कि शरीयत चाहती क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते क्या हैं हमसे। भाई अगर हमारे पास 1 अरब रुपए हैं तो हमें चाहिए कि जो हमारी ज़रूरत है उससे ले लें, घर बना लें, गाड़ी ख़रीद लें, शादी कर लें, बच्चे कर लें, भाई कोई मसला नहीं है, कर लें, 2 शादियाँ कर लें, फॉर दैट मैटर, जो करना कर लें। लेकिन एक लेवल के बाद जो बाकी पैसा है
यार उसको खर्च कर दें। इतनी गुर्बत है, इतनी परेशानी है, बच्चियों की शादियां नहीं हो रही, लोगों के मसले हुए हुए हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोग फाके से हैं, भूख से हैं। पाकिस्तान के लोगों की जो खूबी है ना, इतनी इतनी खुददारी, अल्लाह अकबर, खुददार लोग हैं, फाकों से। हमारे इलेक्ट्रिशियन हैं, उनसे मैंने कहा कि यार आपके भाई की डेथ हो गई थी, उनकी जवान बेवा खातून है, उनके क्या हालात हैं? क्या बस ठीक है। मैं कहा भाई मालूम तो करो, अगर वो ज़कात दे सकती हैं तो हम ज़कात दे देते हैं थोड़ी। अच्छा मैं मालूम करूँगा। अब मालूम कर क्या बता रहे हैं? हाँ भाई वो तो काफ़ी परेशानी में हैं, और जॉब थी वो भी ख़त्म हो गई है, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, और किराया भी नहीं दे पा रही सब। तो मैंने कहा यार तुम आपको मालूम तो करो ना भाई। अच्छा पता नहीं वो पैसे लेंगी पैसे नहीं लेंगी। मैं कहा अच्छा भी मालूम कर लो, पैसे लेंगी तो पूछ लो यार। फिर मालूम किया तो हाँ ले लेंगी। यानी आप अल्लाह अकबर, वो एक बेवा वो लड़की है, एक यंग बेवा खातून है, 2 उसके बच्चे हैं, शौहर का इंतकाल हो गया है, पुलिस में था शौहर, लेकिन उसका लेवल ऑफ खुददारी है कि वो उस मुसीबत में बैठी हुई है लेकिन मांग नहीं रही है। वो अपने जेब से मांग नहीं रही पैसे। शायद ये सोच रही होगी कि जब तक खींचूंगी, खींच सकती हूँ, खींचती चली जाऊंगी, फिर देखूंगी क्या होता है। इस तरह के खुददार लोग हैं। खैर अल्लाह की फजल मैं कुछ उनको अमाउंट भिजवा दिया, मैंने कहा दे दो भाई, विद होप के कोई होगा तो हमें बता देंगे। तो यार इस तरह के लोग बैठे हुए, हम क्या कर रहे थे, पैसे हमारे अकाउंट में पड़े हुए हैं यार, कहाँ लेके जाना, कब्र में लेके जाएंगे क्या? हम तो देख रहे हैं बड़े बड़े बिजनेसेस के अंदर अरबों रुपए के एसेट्स हैं, और फिर अगली जनरेशन में ऐसी लड़ाई, ऐसा जो है वो मुसीबत, और जो कोर्ट्स और ये और वो, सारी वेल्थ ज़ाया हो जाती है। मिजाज शरीयत तो ये है ना, रुखसत आजीमत। रुखसत क्या है? रुखसत और आजीमत का फ़र्क ये है कि 2 रास्ते हैं, एक रास्ता आसान है, ये एक जनरल रूल बता रहा हूँ, इसकी टेक्निकलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें जाना हो तो उलमा कराम से मशवरा कर लीजिएगा। 2 रास्ते, एक रास्ता आसान है, एक रास्ता मुश्किल है। मुश्किल रास्ते में सवाब ज़्यादा है, आसान रास्ते में सवाब कम है, और दोनों करने की इजाज़त है। तो आसान रास्ता लेना रुखसत है, मुश्किल रास्ता लेना अजीमत है। इस वक्त हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हम पे जिहाद फ़र्ज़ ऐन नहीं है। अफ़गानिस्तान के कुछ इलाक़ों में जिहाद फ़र्ज़ ऐन है, ठीक है। अब यहाँ से कोई बंदा कहता है, मेरा बेटा कहता है, सपोज़ माशाल्लाह अल्लाह के फजल से 7 बेटे हैं, कोई एक बेटा मुझे कहता है कि बाबा जी बेटा मैं अफ़गानिस्तान जाना चाहता हूँ, जिहाद में चला जाऊँ। तो मैं क्या कहूँ? मैं कहूँगा जाओ, लेकिन ख्याल रखना बेटा, फ़र्ज़ ऐन नहीं है तुम पर, फ़र्ज़ किफ़ाया था, फ़र्ज़ ऐन नहीं था। इसका ख्याल रखो कि तुम्हें इजाज़त है ना जाने की। अगर तुम ना जाओ या यहाँ रह जाओ तो इसकी रुखसत है, चले जाओगे तो अजीमत है। बच गए तो गाजी हो गए, शहीद हो गए तो चलो जन्नत, अल्लाह ना करे ज़ख्मी वख्मी हो गए तो बकिया ज़िंदगी गुजारना थोड़ी सी मुशक्क़त के साथ। हमारे दोस्त, अब बहुत पुरानी बात है, वो आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ हिम, दोस्ती हो गई एक साहब से, अच्छी दोस्ती हो गई थी। ये वो ज़माना था जब मैं
हम एक गायनेकोलॉजी वार्ड हमने सेटअप किया था कंदहार में। दिस इज़ 2001 के शुरू की बात। वो भी कंदहार में होते थे। पाकिस्तान एयरफोर्स के वो अर्ली रिटायरमेंट ली हुई थी, वेरी अच्छा, और फिर बिजनेस करते थे, वेल्दी, वेरी गुड लुकिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी हैंडसम मैन। तो पता चला कि जनाब उन्होंने दूसरी शादी कर ली। चलें, अच्छी बात है। तो मैं एक दफ़ा उनके घर पे गया मिलने, तो बातें हुई, तो मैंने कहा मुबारक हो यार, सुना आपने दूसरी शादी कर ली? कि हाँ जी मैंने कर ली दूसरी शादी। अच्छा, कौन है खातून? माशाल्लाह, कौन सी फैमिली है? उस वक्त हमारी एक ही बेगम थी, तो ज़ाहिर बात है हम बहुत ज़्यादा मुतासिर होते थे ऐसे लोगों से। तो पता चला कि जो दूसरी शादी उन्होंने की है वो एक ब्लाइंड लड़की से की है, नाबीना लड़की से। मेरे लिए तो इतना ये मैं मुतासिर हुआ, मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार इस वेल्दी भी है, गुड लुकिंग भी है, इसको तो ये कुड हैव मैरिड एनीबॉडी। मैंने कहा अच्छा आपने ब्लाइंड लड़की से शादी कर ली? तो उन्होंने एक बात कही जो मैं भूल नहीं पाया हूँ। कहने लगे कि सुलेमान भाई देखें, अगर एक ब्लाइंड लड़की की शादी ब्लाइंड आदमी से हो जाए तो ये तो कोई कमाल नहीं है ना यार। ब्लाइंड लड़की की शादी तो देखने वाले से होनी चाहिए ना, आंखों वाले से होनी चाहिए ना यार। मैं कहा हाँ। और मैं सोचा, उस वक्त मैंने सोचा कि यार वो जो भी लड़की होगी इसकी बेगम, वो उसने जो पहले दिन जो तड़प के इसके लिए दुआ की होगी ना, दिल से उसकी दुआ निकली होगी उस लड़की के दिल से, जिसके शायद ख्वाबों में भी नहीं होगा कि मेरी शादी होगी, लेट अलोन किसी आंखों वाले से, किसी फाइनेंशियली स्ट्रांग बंदे से, रिलीजियस। यानी उसके अंदर इतनी खूबियाँ थी उस आदमी के अंदर कि अगर मैं लड़की होती तो मैं खुद शादी कर लेती उससे। मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि मैं इतनी नादान ना होती। खैर ये मैं फिगरेटिवली बोल रहा हूँ, कहीं आप लोग दिल पे ना लें। मेरे कोई शौक़ नहीं है खातून होने का, मैं एम हैप्पी एज आई एम। तो उस लड़की के दिल से जो दुआ निकली होगी ना, फैसल इकबाल साहब, मुझे तो गालिब गुमान है कि उसकी तो मग़फ़िरत हो ही गई होगी। अच्छा, ये तो पहली दिन की दुआ है ना, फिर हर दिन जो दुआएं निकलती होंगी, उसका ख्याल रखता होगा, उससे मोहब्बत करता होगा, उसकी खिदमत करता होगा, उसको उसका ट्रैवल करता होगा। अब हम ये कहते हैं वो शख्स एक अच्छी लड़की से शादी करता, ये उसकी रुखसत थी, उसको इजाज़त है। वो शादी ना करता, ये भी इजाज़त है। यानी कोई आदमी कहे मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, इसकी भी तो रुखसत है। किसने कहा दूसरी शादी करने के लिए? भाई रुखसत तो है, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर इस नीयत से उसने शादी की कि मैं ऐसी लड़की को संभाल लूँगा, ये अज़ीमत है, ये आसान काम नहीं है। दूसरी शादी वैसी अच्छी खासी मुशक्क़त है, और उसके बाद एक ब्लाइंड लड़की से शादी करना। फतवा, तकवा, हुदूद शरीयत, मिजाज शरीयत, रुखसत, अज़ीमत। अब सवाल ये था, इस टर्मिनोलॉजी को क्यों मैंने इंट्रोड्यूस किया है कि इन मेजॉरिटी ऑफ द सिचुएशंस छोटे छोटे विजन्स रखना, उसके लिए आपको फतवा भी मिल जाएगा, वो रुखसत भी है, हुदूद शरीयत में भी है, कोई मना नहीं कर रहा भाई। लेकिन बड़े विजन उठाना ये मिजाज शरीयत है, ये शरीयत का मिजाज है। शरीयत ये चाहती है कि हम बड़े विजन उठाएं, प्रोवाइडेड कि हम
ऐसा ना करें कोई विजन उठाएं कि जी वो संभले ही ना, हमारी आखिरत वो हो जाए। जैसे कुछ लोग मेरे पास आते हैं, सुना भाई मैं दूसरी शादी करनी है, तो मैं उनको एसेस करता हूँ और मैं उनको समझाता हूँ कि आपने काम नहीं करना भाई, नहीं करना काम, ये डोंट डू इट, फंस जाओगे, बहुत बुरा फंसेंगे, आप करें मत। ऐसी सिचुएशन में तो ये मिजाज शरीयत नहीं है कि आप ऐसी सिचुएशन में चले जाएं, लेकिन जनरली मिजाज शरीयत बड़े विजन्स का है, और बड़ा विजन उठाना आजीमत है, आजीमत। इसलिए मैं आपको एक किताब इंट्रोड्यूस करूंगा नेक्स्ट सेशन में, कल होपफुली करूंगा इंशाल्लाह। उसका नाम है तारीख़ दावत व अजीमत। उस किताब का नाम ये नहीं है कि तारीख़ दावत व रुखसत, उस किताब का नाम है तारीख़ दावत व अजीमत। तो यहाँ आके मैं रुक जाता हूँ, और हम कहाँ पहुँचे हैं? ग्रेट विजन्स क्यों ज़्यादा अजर है, लॉजिकल है, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, शरीयत का ये मिजाज है, ये अजीमत का रास्ता है, इसमें अजर ज़्यादा है। और कल हम देखेंगे कि हमारे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन का क्या स्टाइल था। हमारे इस्लाफ जो है, मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन ज़ियाद, सईद अहमद शहीद, मौलाना इलियास, एक लाइन है ना असलाफ की, उनका क्या था। फिर उस रोशनी के अंदर फिर हम देखेंगे आज के लोगों का क्या है, डॉक्टर अब्दुल बारी खान का क्या है, डॉक्टर शामिल अशरफ का क्या है, डॉक्टर अमजद साखी साहब क्या सोच रहे हैं, ये हम देखेंगे। और फिर इसकी रोशनी में फिर हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अब आपने क्या करना है। सैयद नुसरत अली साहब, फिर आपने क्या करना है। अच्छा एनीवे, तो अभी आके हम रुक जाते हैं। आज का सेशन पूरा हुआ, कल इंशाल्लाह विल गो बैक टू 5:15 AM, और कल मैं कोशिश करूँगा आज रात को कि थोड़ा आराम कर लूँ ताकि वो ना हो। अब हम तकरीबन 2-3 मिनट में शुरू करेंगे दूसरा सेशन। वो है कि काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई थी कि जी हाउ डू यू सिलेक्ट अ वाइफ, हाउ डू यू सिलेक्ट अ वाइफ। लगता है कि ये कोई बहुत ही कोई हॉट टॉपिक है, यानी इस सेशन के लिए इतने नहीं आए रिक्वेस्ट, उसके लिए आ गई। तो हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपको वो एक देंगे बोनस सेशन, बट दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द मासूम शाह सीरीज़। वो अलग एक सेशन है जो अब हम शुरू करेंगे 2-3 मिनट के अंदर, वो भी तकरीबन 1 घंटे के लिए हम करेंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको खैर अता फरमाए। जी हाउ टू फाइंड अ स्पाउस नहीं, हाउ टू फाइंड अ वाइफ। स्पाउस में तो मियाँ भी आ जाता है ना, वो मियाँ का एक अलग मामला है, उसको छोड़ दें आप। तो दैट वी विल स्टार्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, आपने टाइम निकाला, टाइम दिया। कल आपसे 5:15 बजे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।